तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जानते ही होंगे जरूर। मैं अमित अग्रवाल। और ये वीडियो मैं प्राइवेट करके डालूंगा अपने चैनल पे। और फ्यूचर के लिए कि किस डेट पे मैंने ये वीडियो बनाया। तो आज डेट है 1 जून 2025, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसको अपने चैनल पे डालूंगा। तो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे अपने फ्यूचर की कुछ बड़ी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। और मैं कुंडली का एनालिसिस भी करूंगा। तो मैं वैसे कुंडली देखने में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मेरे को कुंडली देखनी आती है। वक्त के साथ मैंने खुद सीखी है इसको अलग अलग तरीके से। तो इसका भी कारण है, मैं अपनी लाइफ में कई एस्ट्रोलॉजर से मिला हुआ हूँ। तकरीबन 35 एस्ट्रोलॉजर से मैं मिला हुआ हूँ। अब सुनने में ये एकदम से ही बड़ी सी फिगर लगती है, पर हम देखें कि अब मेरी एज 48 होने वाली है। इस साल 10 जून को 48 हो जाएगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साल में अगर 2 बार भी मिले तो 35 एस्ट्रोलॉजर से मिलते हुए आप 17-18 साल में मिल लेंगे। तो मैं मिलता आ रहा हूँ। तो मैंने नोट किया कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मेरे को कुछ ही लिमिटेड एस्ट्रोलॉजर से ही सेटिस्फेक्शन हुई। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है संजीव घतो, ये एस्ट्रोलॉजर है। तो ये मेरे अभी तक के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जिनकी मेरे बारे में जो भी 80% मेरे को लगता है कि इनकी बातें सही बैठती है मेरे बारे में, जो भी ये प्रिडिक्शंस करते हैं या जो भी बताते हैं। तो हालांकि मैं जो अभी प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ ये इन्होंने नहीं की है मेरे बारे में। ये मेरी अपनी है, अपने एनालिसिस से, कुछ अपनी इंट्यूशन से, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मुझे पता है। तो लाइफ में हर शख्स को सब कुछ नहीं पता होता। हम सब इंसान हैं। पर मेरा ये वीडियो बनाने का एक ये भी एम है कि अगर मेरी प्रिडिक्शन सही जाती है, जो मैं श्योर हूं बिल्कुल। मैं भाई, लाइफ वैसे अनसर्टेन होती है, बट आई एम 99% श्योर अबाउट माई प्रिडिक्शन। तो मुझे भी सब कुछ नहीं पता, बट जो पता है मैं उसके बारे में श्योर हूँ। उसकी मैं आपसे प्रिडिक्शंस करूंगा अपने फ्यूचर को लेके। तो पहले तो मैं अपना आपको हॉरोस्कोप दिखाता हूँ। ये मेरा डिटेल्स है। डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1977, टाइम ऑफ बर्थ 21:20:57। तो हम इसको रात के 9:21 ले सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली। इसके बेसिस पे जो मेरी कुंडली बनती है, तो मैं बेसिक तरीके से चलता हूँ। तो इसमें कुंडली, नवमांश, महादशा, इन तीन चीजों को मिक्स करके मैं औरों की भी, जैसे मैंने देखी औरों की भी प्रिडिक्शंस कुछ की है, पर अपनी मैं ये सेव करके रखना चाहता हूँ। तो पहले अपनी प्रिडिक्शन देने से पहले थोड़ा सा पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में बात की जाए। कि मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे 80% समझ आती है जो पास्ट में गई। जैसे मेरा 2 बार डिवोर्स हुआ हुआ है। और यहाँ पर मेरी कुंडली में ये जो 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी, तीन जो राशि है, मरकरी 6th में बैठा है। और ये डेफिनेटली पहली शादी में तो तलाक कराता है। मैं शॉर्ट में ही चलूंगा, ज्यादा लंबे उसमें नहीं जाऊंगा। और मैं जैसे अपने पास की बात करूं तो केतु मून की कंजंक्शन। अच्छा, केतु मेरी कुंडली में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि केतु वर्गोत्तम भी है। ये नवमांश कुंडली मेरी हो गई। तो यहाँ पर केतु 12 नंबर राशि में बैठा है। और जो लग्न कुंडली है उसमें भी 12 नंबर राशि। तो इससे दोनों एक ही कुंडली में एक ही राशि में बैठने से केतु हो गया वर्गोत्तम। और मून केतु की कंजंक्शन चौथे घर में मीन राशि में। तो ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और इस टाइप की ज्यादा सोचने की आदत वो देता है। तो वो है, मेरे में शुरू से ही है। पर ये वैसे और इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको काफी अच्छा कुछ दे सकता है। तो वो हम देखते हैं आगे मेरी लाइफ में कैसे होता है। मैं तो जो मेरा ये केतु की महादशा थी, ये मेरी लाइफ की मैं सबसे खराब महादशा मानता हूँ। जैसे हम देखें, ये केतु की महादशा 1920 से लेके 1997 तक ये मेरी महादशा थी। और इस दौरान काफी मेरे को मेंटल एंड इमोशनल
आप ट्रॉमा टाइप भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। काफी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो था, और कुछ अनहैप्पी चाइल्डहुड टाइप प्रॉब्लम थी, कुछ फादर से रिलेटेड। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेन कुंडली पे आते हैं। फिर इसके बाद मेरी आई थी वीनस की महादशा। जो मरकरी की महादशा थी तब तो मैं 1 से 10 साल छोटी उम्र में था, तो मुझे याद नहीं। तो वीनस की महादशा ये मेरी 20 साल की रही, और ये भी अच्छी नहीं रही थी वैसे। फेलियर्स, फुल ऑफ फेलियर्स, कई तरह के इसमें मेरे को फेलियर्स, धोखे, और इसका मुझे फेस करना पड़ा था। और हम देखे वीनस जो है 6th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें घर में बैठ गया पीछे। सो ये इस हाउस के लिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो वो इस हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे वीनस की महादशा में मिले। हालांकि वीनस 11वें घर का भी लॉर्ड है, और 11वें घर का लॉर्ड होके वो इस घर में बैठा है, 5वें घर में अपने ही घर को देख रहा है। तो ये अच्छा योग है, इसके बारे में हम आएंगे अभी। पर इसका मैं इंटरप्रेट ये करता हूं कि ये अच्छा योग के रिजल्ट क्यों नहीं मिले। क्योंकि वीनस अकॉर्डिंग टू मी, जो जिसकी महादशा होती है तो वो किंग हो जाता है, वो प्लेनेट किंग हो जाता है। तो उसके, या कैप्टन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बाकी 8 प्लेनेट से काम निकलवाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी वीनस जब किंग की पोजीशन में है तो वो उतना स्ट्रांग पावरफुल नहीं है, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया। पर अगर किसी दूसरे प्लेनेट जो अच्छा है, बढ़िया है, और उसकी महादशा में वीनस अपना अच्छे रिजल्ट्स ये दे सकता है 11वें घर के। तो वीनस यहाँ पे न्यूट्रल है, 2 घर के हाउसेस के हिसाब से, इस घर के हिसाब से गलत सिचुएशन में है, बट 11वें घर के हिसाब से अच्छी सिचुएशन में है। तो वीनस की महादशा में मेरे को 6th हाउस के रिजल्ट्स मिले, बिकॉज वीनस अपने आप में जब लीडर की पोजीशन में है तो वो 6th हाउस के रिजल्ट देगा। अच्छा, फिर मेरी आई सन की महादशा। मैं जब 40 साल का हुआ, तो मैं मानता हूं कि सन की महादशा से मेरी लाइफ में एक टर्न अराउंड शुरू हुआ, जिसने, जैसे कहते हैं कि मूवी चल रही होती है, ये लाइफ एक मूवी की तरह है। तो इंटरवल तक तो कुछ चली, उसके बाद उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। और तो आई थिंक सन ने वो बेस मेरे को बना के दिया है आगे की लाइफ के लिए। तो उसने वो रोका है जो भी एक पूरा नेगेटिव फ्लो लाइफ पे चला आ रहा था, केतु की महादशा, वीनस की महादशा से। तो वो उसने रोका। इसमें जो मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, कि मेरे को एक डायरेक्शन मिली अपने प्रोफेशन को लेके, मुझे करना क्या है, प्रोफेशन वाइज में करना क्या चाहता हूँ। तो इसने मेरी शेयर मार्केट में एंट्री करवाई, सन की महादशा ने। खास तौर से जब मेरे फादर की डेथ हुई, इसी महादशा में हुई थी, और वो 2021 में हुई थी। एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 21 या 22 में हुई थी। तो उसके बाद से कंट्रोल मेरे हाथ में आया। तो एक मैंने अपने बारे में ये भी डिस्कवर किया कि जब मैं पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हूं तो फिर मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो अब यहां पर जो मैं बड़ी प्रिडिक्शंस करने वाला हूं, तो ये भी बता दूं कि मेरे पास फादर से ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत वो छोड़ के गए। कुछ नहीं छोड़ के गए, जीरो। मैं आपको बताता हूँ कि वैसे वो बड़े अफसर थे, पर जब उनकी डेथ हुई तो एक जमीन थी जो फंसी हुई थी। तो वो मेरे को निकालने में, वो खुद नहीं निकाल पा रहे थे उसको, कई साल से खुद नहीं बेच पा रहे थे। तो वो मैंने अपने तरीके से निकाली। तो उसमें मेरे को 1 डेढ़ साल लगे प्रॉब्लम्स को ठीक करते हुए। और उधर से मुझे आए, और कुछ एफडी के थे। फिर घर के सेल चेंज करने में, घर चेंज करने में, तो नेट मेरे को इसमें, जो मैं आपको बताऊं, 2 2 CR, 2 CR की कैपिटल मैं हासिल करने में कामयाब हुआ, जो मैंने शेयर मार्केट में लगाई। ठीक है। और इस दौरान फिर पहले मैंने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, म्यूचुअल फंड से। और उसमें मैंने तकरीबन आप समझ लो
2 ढाई सालों में 1 CR के आसपास मैंने प्रॉफिट किया। अच्छा, अब हम आते हैं, सन की महादशा खत्म हुई तो अब आ गई मून की महादशा स्टार्ट हुई है। 2024 से आप मान सकते हैं, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये 21/12/2023 से है तो 24 से मान लेते हैं। 2024 से स्टार्ट हुई है तो इस महादशा को मेरे 1.5 साल हो गए हैं। और अब इसमें मैं शेयर मार्केट की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो अभी तक कुछ ऐसे मैंने कोई ऐसा कोई धमाका नहीं किया इसमें। इसके दौरान मैंने 50 लाख शेयर मार्केट से कमाए हैं। 50 लाख सन की महादशा में कमाए थे। तो पर इसमें एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि मैं पूरी तरह से शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आ गया हूँ वक्त के साथ। म्यूचुअल फंड से निकल के इन 1.5 सालों में धीरे 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 होते होते पूरी तरह शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आ गया। और मुझे इसका भी ताल्लुक इसी से लगता है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन लगते हैं, क्योंकि मून मेरी हॉरोस्कोप में, हम देखिए, 8th हाउस का लॉर्ड है। अब इसकी महादशा है जिसके 8.5 साल बचे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 8th हाउस का लॉर्ड है, एंड 8th हाउस अकॉर्डिंग टू मी डिनोट शेयर मार्केट ट्रेडिंग, एंड 5th हाउस इज मेन हाउस फॉर शेयर मार्केट। बट वो उसको मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों से मानता हूँ। बट अगर हम ट्रेडिंग का देखें, जल्दी जल्दी खरीद बेच जो होती है, तो वो 8th हाउस से रहता है। तो अब मेरी प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन पे हम आते हैं। पर प्रिडिक्शन देने से पहले मैं आपसे, ये कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शंस होगी, काफी बड़ी, तो उसका मैं आपको रीजंस बता दूं कि मेरे को पर्सनली इसमें, इस हॉरोस्कोप में लगता है कि पैसों को लेके, मनी वाइज, ये काफी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है। रीजन, हम 5th हाउस को देखें। मार्स अपने घर में बैठा है, वीनस 11th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में बैठ गया 5th हाउस में। तो ये एक राजयोग है 5th हाउस और 11th हाउस के कॉम्बिनेशन का। यानी 5th हाउस की चीजों से रिलेटेड अगर मैं इसमें सीरियसली आ गया, जो कि डेस्टिनी मुझे ले आई है, मैं सोच समझ के नहीं आया था, मैं डेस्टिनी मुझे ले आई है इसमें। एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा इंटरेस्ट पिछले 2 सालों से ज्यादा हुआ है, और ये मेरे को 3.25 साल हो गए शेयर मार्केट में। तो ये राजयोग है, शेयर मार्केट का राजयोग एक तो मुझे इसमें नजर आता है कुंडली में। और नवमांश कुंडली की भी हम बात करेंगे। पर साथ में जो और हम कॉम्बिनेशन देखें, 5th हाउस और 11th हाउस का राजयोग है। अब हम सेकंड हाउस का देखिए, जो धन का भाव कहा जाता है, उसका लॉर्ड शनि, वो 8वें घर में बैठा है, अपने घर को देख रहा है। ये अपने आप में एक अच्छा योग हो गया पैसे को लेके। अनदर थिंग, जुपिटर जो छठे घर में है, लग्नेश। अच्छा, ये वैसे अच्छा नहीं माना जाता छठे घर में, और ये भी मैं बता दूं, ये कंबस्ट है। पर यहां पर भी मेरी ओपिनियन अलग है। कई एस्ट्रोलॉजर कंबस्ट प्लैनेट लग्नेश हो, वो छठे घर में हो, और जुपिटर छठे घर में अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको ऐसे ही डिसमिस कर देते हैं। तो खास नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, दम नहीं है, ये प्लैनेट ऐसे हो गया, खराब हो गया, पिट गया। पर मेरा कंबस प्लैनेट के बारे में अपोजिट अलग व्यू है। कंबस प्लैनेट स्ट्रगल देता है। तो पर क्या होता है, स्ट्रगल के बाद ये अपना एक्स्ट्रा पावरफुल बन के निकलता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है सन से ही। तो इट्स लाइक कि ये लाइफ के फर्स्ट हाफ में तो स्ट्रगल कराएगा, बट सेकंड हाफ हाफ में ये उभर के निकलेगा एक्स्ट्रा पावरफुल होके। तो मैं जुपिटर को यहाँ पे अब गलत नहीं मानता। अब जैसे मेरी एज जो 48 होने वाली है, तो इसके जो फायदे है, इसकी जो दृष्टि है, लग्नेश गुरु खुद तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, बट जो जिन घरों को ये देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है अच्छी दृष्टि से, ये खर्चों का घर है, लॉस का घर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर 10वें घर को देख रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और अपनी, इसकी जो 3री दृष्टि होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड हाउस को भी देख रहा है।
धन के भाव को। अच्छा, और हम देखें कि क्या पैसों को लेके फेवरेबल है। मून की पोजीशन, एट्थ हाउस का लॉर्ड जिसकी अब महादशा भी चल रही है, ये फोर्थ हाउस में है, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मून अपने घर में आ गया। हालांकि केतु के होने से कहा जाता है चंद्र ग्रहण योग, पर ये जो चंद्र ग्रहण योग है, ये मेरे अकॉर्डिंग कहीं भी पैसों के मामले में कहीं कोई बाधा नहीं करता। ये बस एक टेंशन और कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ उस टाइप की दिक्कत देता है, बट वो अच्छे तरीके से हैंडल अगर हो जाए तो यही इंट्यूशन और स्पिरिचुअल में भी आपको सफलता दे सकता है। बट अच्छा, अब सन, जो सन है, सन की बात करते हैं। सन मेरे अकॉर्डिंग मेरी कुंडली में बहुत सही है। इस कुंडली में वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और सिक्स हाउस में है। सिक्स हाउस में सन अच्छा माना जाता है, बट सिर्फ एक यही रीजन नहीं है। आपको लगेगा, जो अगर थोड़ा बहुत जानते हैं इससे क्या है, बट नवमांश कुंडली में हम आते हैं। नवमांश कुंडली में सन अपने घर में बैठा है, 5 नंबर राशि, लियो राशि में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सन जो है बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सन की महादशा से टर्न अराउंड हुआ। भाग्य भाव के का ये लॉर्ड है। जैसे ये नवे घर का लॉर्ड है सन, जो इसमें है, तो सन सिक्स हाउस में की चीजों में विक्ट्री देता है। कोर्ट केसेस। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं, अभी जैसे फादर की डेथ हुई तो जो भी उनके कुछ जो कोई डीलिंग्स थी, रॉन्ग डीलिंग्स, गलत डिसीजंस जो रहे, और मेरा भी जो टाइम था, तो मैं उनकी डेथ के टाइम पे 8 कोर्ट केसेस में फंसा हुआ, मुझे वो छोड़ के गए। मेरे ऊपर वो 1.25 करोड़ की देनदारी छोड़ के गए कोर्ट केसेस के तहत, जिसमें से अभी 8 में से 2 से मैं फ्री हो गया हूँ, 6 अभी भी है। तो 1 करोड़ की देनदारी अभी भी है। और वो जैसे मैंने बताया, कोई मेरे लिए ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए थे। वो एक फंसी हुई जमीन थी जो वो खुद नहीं बेच पा रहे थे 5-6 सालों से। इसके अलावा वो कुछ छोड़ के नहीं गए। एक, हाँ, मेरा अपना घर है, वो मदर, मैं उसमें मदर की कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, कि क्योंकि वो भी नौकरी करती थी पूरा, उन्होंने भी अब बहुत अच्छा करियर उनका रहा। तो ऐसा नहीं है मुझे बैठे बिठाए मिला है। तो अभी हम आगे की बात कर रहे हैं कि हाँ, तो मून की भी यहाँ पर मनी वाइज अच्छी पोजीशन है। एट्थ हाउस का लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वो अपनी राशि में बैठा है। पर इन सब प्लैनेट्स में जिस प्लैनेट को मैं टॉप पे रखूंगा मनी वाइज, वो है राहु। राहु अभी तक मेरी कुंडली में कारनामा नहीं दिखा पाया। 10वें घर का राहु है, और एक ये फ्रेज कहा जाता है, राहु जिसका 10 में दुनिया उसके बस में। पर अभी तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं दिखा पाया, जो मुझे लगता है वो रेस्ट ऑफ द लाइफ में दिखाएगा। हम नवमांश में देखें तो राहु भी वर्गोत्तम है। जब क्योंकि केतु अगर वर्गोत्तम होगा तो राहु भी हो जाएगा, दोनों में से, क्योंकि अपोजिट बैठते हैं। तो राहु भी यहाँ पे 6 नंबर राशि में आ गया, वर्गों में। इधर भी 6 नंबर में है, तो जब सेम नंबर राशि में हो तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। तो ऐसे प्लेनेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो राहु केतु दोनों मेरी कुंडली में काफी पावरफुल है, 4 गुना पावरफुल है। सो केतु इन, मैं नेगेटिव सेंस में कहूंगा, एंड राहु इन पॉजिटिव सेंस, प्रैक्टिकल लाइफ। केतु मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है। सो ये 10वें घर में है, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस। करियर मेरा कभी बन नहीं पाया, ना खुद बनाया भी नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस भी, ये भी कहीं पे करियर बनाने की दिल में एक 100% इच्छा ही नहीं थी मेरे दिमाग में ही। एक दिली इच्छा ये थी कि कुछ बड़ा ही करना है, कुछ बड़ा ही हो। नौकरी करके, चाहे कितना भी अच्छा करियर हो, नौकरी शब्द में ही नौकर अर्थ होता है। थोड़ी मेरी सोच ऐसी है। तो अब प्रिडिक्शन पे आता हूँ। ये मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों मेरे को इस कुंडली में काफी मनी वाइज स्ट्रॉन्ग हिसाब किताब लगता है। राजयोग, फिर से मैं कर दूं, वीनस मार्स को लेके राजयोग। सन की पोजीशन भाग्य भाव का स्वामी, वो नमाज कुंडली में अपने घर का है, इधर छठे घर में है।
राहु, वर्गोत्तम राहु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की प्लेसमेंट अपने घर को देख रहा है। वीनस तो देख ही रहा है अपने घर को, मार्स अपने घर का है, और मून, मून चौथे घर में है। तो हम केतु के अलावा इंडिपेंडेंट देखें तो मून भी अच्छा है। प्रिडिक्शन पे आते हैं। प्रिडिक्शन से पहले चलो एक बात और कर दूं, वीनस मार्स बैठे हैं। कहते हैं वीनस मार्स पांचवें घर में हो तो बड़े अफेयर होते हैं, बड़े फीमेल्स के साथ रहते हैं रिलेशन, जो कि रहे हैं मेरे। जानबूझ के नहीं रहे, रहे हैं मेरे। अफेयर रही है, और बस मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट कई रिलेशंस रहे। अच्छा, तो कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजी होती है, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी होती है। अब जी प्रिडिक्शन पे आता हूँ। मून की महादशा मेरी 8.5 साल की, मैं बहुत बड़ी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। मेरे पास इस वक्त 2 CR, मेरी नेटवर्थ 3 CR की है। तो ये ऐसे नहीं कि मेरे को बैठे बिठाए मिले हो, 1 CR मैंने कमाया है शेयर मार्केट से लगभग पौने 3 साल में। और 2 CR जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैंने थोड़ा काफी स्ट्रगल करके और वो हासिल किए थे, फंसी हुई जमीन निकालने में और ये वो। बाकी जमीन अभी भी कोर्ट केसेस, अभी भी 6, ये वो कोर्ट केसेस है, 1 करोड़ की देनदारी अभी भी है, और भी जमीन। मेरी बड़ी प्रिडिक्शन है कि मून की महादशा, जो कि अब 8.5 साल की बच्ची है, ये मेरी अब मून में राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई। तो ये जो पीरियड है अब 1 जून 2025 से लेके ये चलेगी अभी, जो चल रहा है आज 1 जून 2025 है, 2033 तक। इस ड्यूरेशन में मैं, या ये जातक जो मैंने बताया, मतलब ये शेयर मार्केट से 100 करोड़ रुपए कमाने वाला है। मैं कमाने वाला हूँ 100 करोड़ रुपीस प्लस। सो ये एक मैंने सेट कर दिया, ये मेरी ऑफिशियल प्रिडिक्शन है। मून जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस सीक्रेट चीजों के लिए होता है। कुछ सीक्रेट्स है जो मुझे पता है, हर किसी को कुछ बातें पता होती है, कुछ नहीं पता होता। कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई योग साधना में बैठते हैं, ट्यूशन होती है, कई है। तो मून की महादशा में मैं शेयर मार्केट से 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ। दैट इज माई फर्स्ट प्रिडिक्शन। और इसकी शुरुआत वैसे सन की महादशा से हो चुकी है। उसके आगे हम चले, मार्स की महादशा होगी। तो मार्स भी अपने घर का है, पांचवें घर का लॉर्ड, वो राजयोग उसने बना ही रखा है। तो वो उस चीज को आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। पर मुझे उतना नहीं पता कि मार्स की महादशा में और किस तरीके से होगा। पर ओवरऑल अच्छी ही होगी वो भी। वो 5th हाउस का भी लॉर्ड है, तो अफेयर से रिलेटेड भी कुछ होता है इसमें, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हम आगे आते हैं मून की महादशा के बाद मार्स, फिर मार्स के बाद जो राहु की महादशा आएगी, ये जब शुरू होगी मैं 63 ईयर्स का हो जाऊंगा। और ये 18 साल की होगी, मतलब 63 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक तकरीबन। इसको लेके भी मैं एक बड़ी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्गोत्तम राहु है 10वें घर में, और मैं अपनी कुंडली में इसको सबसे पावरफुल प्लेसमेंट मानता हूँ। सो राहु की महादशा मेरी बेस्ट महादशा रहेगी। और इसमें मनी तो आएगी ही, जबरदस्त। नेटवर्थ जब मैं मरूंगा शायद ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता। और राहु के लिए कहा जाता है कलयुग का राजा, और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कुछ भी कर सकता है, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। तो यहाँ मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कुंडली में राहु को बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल ग्रह मानता हूँ। नंबर 1 तो नेटवर्थ को कहीं का भी कहीं ये ले जा सकता है जब मैं मरूंगा। 500 करोड़, 1000 करोड़, इट कैन गो एनीथिंग लाइक दैट। 1000 करोड़ प्लस, मतलब ऐसा भी हो तो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरी प्रिडिक्शन सही साबित होती है, तो जो भी ये देखेंगे फ्यूचर में, वो ये बात मान जाएगी एस्ट्रोलॉजी होती है। कोई बंदा जो मिडिल क्लास से उठे, मिडिल क्लास में हो, मैं पैदा हुआ एक 1 रूम सेट में, आज की डेट में भी मैं
जो पहले अब से 4-5 साल पहले काफी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में था, उससे पहले भी पूरा स्ट्रगल रहा। तो राहु की महादशा में मेरी प्रिडिक्शन है कि इसमें कोई मेरे को बहुत पावरफुल पोजीशन मिलेगी। जैसे हो सकता है पॉलिटिक्स, किस्मत डेस्टिनी मुझे पॉलिटिक्स में लेके आएगी। अभी मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तो कोई रास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है, जीरो मेरे को नॉलेज है, कुछ नहीं है। पर जब 63 ईयर्स की एज होगी, मे भी उस वक्त पैसा बहुत बढ़िया होगा, और लिंक्स अब ऑटोमेटिक कुछ ऐसे बनेंगे कि पॉलिटिक्स की लाइन में एंट्री होगी, और पॉलिटिक्स में सफलता मिलके कोई बहुत पावरफुल पोजीशन वक्त के साथ पॉलिटिक्स की लाइन में उस दौरान मिलेगी। अगर पॉलिटिक्स में नहीं लेके आया राहु, तो किसी भी जिस भी चीज में कुछ लेके जाएगा तो वो मतलब फेम ने पैसे को जबरदस्त बढ़ाने के साथ कोई पावरफुल पोजीशंस भी देगा, और फेमस भी कर सकता है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हो सकता है कि इंडिया में लोग जानने लगे। तो कुछ बड़ा हो, मतलब प्रोफेशन वाइज, स्टेटस वाइज कुछ अलग ही लेवल पे ले जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेरी प्रिडिक्शंस है। हम्म। और अभी वीडियो के एंड में मैं दो लोगों को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। हालांकि उन दोनों ने ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं की है मेरे बारे में। एक तो मैंने बताया, जो मेरे फ्रेंड संजीव खतोक एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे मैं मिलता रहता हूँ साल में 1-2 बार। और तो पर ये उनकी प्रिडिक्शंस नहीं है, पर फिर भी उनकी भी कुछ पहले उन्होंने बताया हुआ है, उनकी बातों से जो मेरी इंटरप्रिटेशन है। और भी कुछ सीक्रेट्स है, खुद मेरे अपने एनालिसिस है। इसके अलावा एक और मैं शख्स की बात करूंगा जो अब जिंदा नहीं है। इनका नाम है JM शर्मा। ये मेरे फादर के दोस्त हुआ करते थे। ये जब मेरी उम्र 25-26 साल थी, इन्होंने मेरे बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की थी। तो ये कुछ योग साधना में बैठ के ये फ्यूचर की कुछ बातें जान लेते थे, और आध्यात्मिक किस्म के इंसान थे। तो इनकी प्रिडिक्शन सही जाती थी। और ये नहीं की थी, बट क्या उन्होंने प्रिडिक्शंस की थी वो मुझे ही पता है, वो सीक्रेट है जो सिर्फ मुझे ही पता है। तो उनको भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो ये मेरी फ्यूचर को लेके अपने बारे में प्रिडिक्शंस है। सो फ्रेंड, देखते हैं, अगर ये सही बैठी फिर तो कमाल हो जाएगा। पार्टी बनती है फिर तो, पार्टी दूंगा। ओके, अभी के लिए ओके, बाय। बाय 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 फ्रेंड्स।